जय भीम साथियों। दुनिया में दो बातों के लिए संघर्ष चल रहा है, इसे जानो, समझो, विचारो। एक पक्ष है जो चाहता है दुनिया में अंधकार कायम रहे, जो यह चाहता है कि दुनिया में अंधकार कायम रहे। वे आपको मीठी मीठी बातों में, कहानी किस्से भरी किताबों में उलझाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब भी किसी को जहर देना होता है तो मीठी ही चीज में, चीनी की गोलियों में ही दिया जाता है। पता ही नहीं चलता उस मिठास के लोभ में कि इसमें जहर भी है। दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है, जिसमें कुछ कड़वी कड़वी बातें भी शामिल हैं। जब किसी के शरीर पर पैदा हुए फोड़े को ठीक करना होता है तो उस पर कैंची ब्लेड चलाना पड़ता है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए विचार करो कि क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। आपके महापुरुष मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में जिंदा हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ें, सुनें और अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढें। हजारों हजार सालों से आपको दरिद्रता में जीवन बिताने वाली पुस्तकों को आपको पढ़ना है, सुनना है, या हजारों हजारों सालों की दास्ता से मुक्त कराने वाली अपने महापुरुषों के विचारों से भरी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। एक विचार आपको अंधकार में ढकेलता है, दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है। जहां अंधकार है वहां शत्रुता है, गरीबी है, शोषण है, दरिद्रता है। जहां प्रकाश है वहां मित्रता है, अमीरी है, करुणा है और समृद्धि है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार ठीक है या प्रकाश। अब प्रश्न उठता है कि आप अंधकार या प्रकाश में ले जाने वाली पुस्तकों का चयन कैसे करोगे। इसके कई कीवर्ड्स हैं। आज मैं एक कीवर्ड का ही उपयोग करूंगा। एक ही कीवर्ड के पैमाने पर उन पुस्तकों पर अंतर व्यक्त करूंगा। जो पुस्तकें समता, समानता, भाईचारा सिखाती हों, प्रेम सिखाती हों, प्यार सिखाती हों, तो वह पुस्तक आपके लिए प्रकाश में ले जाने वाली है। और जो पुस्तक आपको असमता, असमानता, कटुता, बैरभाव सिखाती है तो वह आपको अंधकार में ले जाने वाली होगी। सार यह है कि अपने महापुरुषों की ही पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। भीम दहाड़ चैनल की ओर से जारी। अब मैं भारत सरकार अधिनियम के अधीन क्या हुआ है उससे उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की स्थिति को लेता हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री द्वारा की जाती है। मेरा मानना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जिन्होंने पढ़ी है वे जानते होंगे कि उसे तैयार करते समय मंत्रियों को प्रभावी नियंत्रण हस्तांतरित करने के संबंध में जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने आई वह थी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों का विरोध। इस सेवा के सदस्यों की आपत्ति थी
कि क्योंकि उनकी नियुक्ति भारत मंत्री द्वारा की गई है, उन मंत्रियों द्वारा नहीं जो तत्कालीन सुधारों के तहत अधिकृत किए जा रहे थे। वे इन मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य नहीं कर सकते। दूसरी ओर जो इस बात के पक्षधर थे कि भारतीय मंत्रियों को प्रभावी अधिकार सौंपे जाएं, उन्होंने यह निर्णय लिया कि भारतीय मंत्रियों को उस समय तक प्रभावी अधिकार हस्तांतरित नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए वास्तविक अधिकार प्राप्त न हो, जो प्रशासन के माध्यम है। बहुत समय तक रस्साकसी चलती रही और यदि मुझे ठीक से याद है तो समझौते के तौर पर यह निर्णय लिया गया कि ली कमीशन के अनुसार मध्यम मार्ग अपनाया जाए तथा वह मध्यम मार्ग वह हो सकता है जो मैं अपने संशोधन द्वारा पेश कर रहा हूं, जिस मध्यम मार्ग का प्रशासनिक सेवा और भारतीय राजनीतिज्ञों दोनों के दृष्टिकोण के अनुसार सुझाव दिया गया। वह यह था कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह भारत मंत्री के अधीन रहेंगे और वे प्रशासनिक अधिकारी को द्विशासन प्रणाली के अधीन हस्तांतरित विभागों में कार्य करते हैं। उन मंत्रियों का अनुशासनात्मक नियंत्रण रहेगा। वर्गीकृत नियमों के अंतर्गत किसी उद्दंड प्रशासनिक अधिकारी को जो मंत्री की अवज्ञा करता हो उसे मंत्री द्वारा 5 प्रकार से दंडित किया जा सकता है। जो दंड निर्धारित किए गए थे वे थी प्रताड़ना, पदोन्नति, प्रोन्नति, अवरोध, स्थानांतरण और बर्खास्तगी। साथ ही यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी यह सोचता हो कि मंत्री ने उसे जो सजा दी है वह युक्तिसंगत नहीं है, अन्यायपूर्ण है या जातीय विद्वेष के कारण दी गई है, तो उसे अपील करने का अधिकार था। प्रशासनिक अधिकारी पहले गवर्नर के पास और अंततः भारत मंत्री के पास अपील कर सकता था तथा मंत्री के आदेश को चुनौती दे सकता था। इस प्रकार दो विवादास्पद विचारों नियंत्रण नहीं और पूर्ण नियंत्रण पर समझौता हुआ और इस प्रकार जो फॉर्मूला निकाला गया वह यह था कि प्रशासनिक अधिकारी भारत मंत्री के ही अधीन रहे और उसे वही अधिकारी बर्खास्त कर सकता है जो उसे नियुक्त करता है, पर जब तक वह किसी विभाग में कार्यरत हो तो वह संबद्ध मंत्री के अनुशासन में कार्य करे। महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है वह केवल इसी फॉर्मूले के परिपालन से संबद्ध है। इससे मंत्री की नियुक्ति के अधिकार का हनन नहीं होता। इसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी का बर्खास्त करने का मंत्री का अधिकार नहीं छिनता। न ही इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक अधिकारी किसी स्कूल बोर्ड में कार्यरत होने के दौरान स्कूल बोर्ड का कर्मचारी माना जाए। इस संशोधन का आशय सीमित है। यह मात्र यही कहता है कि स्कूल बोर्ड में कार्यरत होने के दौरान वह बोर्ड के अनुशासन में रहे। फिर स्कूल बोर्ड किस प्रकार का दंड दे और अधिकारी की अपील कैसी हो, ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में मेरे संशोधन में कहा गया है कि सरकार नियम बनाकर निर्धारित करे। मैं यह नहीं कहता कि स्कूल बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी को क्या सजा दे। मैं यह नहीं कहता कि अमुक मामले में अपील करने का अधिकार दिया जाए। सजा की व्यवस्था और अपील की सीमाएं, इन सभी मामलों को सरकार को नियमों द्वारा निर्धारित करना है। इस संशोधन में मात्र यह सुनिश्चित किया गया
कि स्कूल बोर्ड में कार्यरत होने के दौरान अधिकारी को यह महसूस होना चाहिए कि स्कूल बोर्ड का उस पर नियंत्रण है। मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पाता कि यदि इतना सा अधिकार भी स्कूल बोर्ड को नहीं है तो एक प्रशासनिक अधिकारी यह कैसे समझेगा कि काम की दृष्टि से वह सचमुच स्कूल बोर्ड का कर्मचारी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मान लें जो अधिकारी उनके अधीन कार्य कर रहे हैं उन पर उनका कोई नियंत्रण ना हो और वह उन्हें किसी अवज्ञा के लिए दंडित ना कर सके तो उनके अपने विभागों की क्या स्थिति होगी। मेरा निवेदन है कि सुचारू रूप से कार्य संपादन के लिए इतना अधिकार तो स्कूल बोर्डों को दिया जाए कि प्रशासनिक अधिकारी यह समझ सके कि वह इस बात के लिए बाध्य हैं कि वह स्कूल बोर्ड के उपयुक्त और कानूनी आदेशों का पालन करें। इसके साथ ही मैं अपने संशोधन का सदन में सिफारिश करता हूं। अध्याय 6 बंबई वंशानुगत कार्य अधिनियम में संशोधन हेतु 1928 का विधेयक संख्या 12 निम्नांकित विधेयक जिसे बंबई के गवर्नर की विधान परिषद को 19 मार्च 1928 की बैठक में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, उसे बंबई विधान परिषद के नियम 20 के अधीन प्रकाशित किया जाता है। 1928 का विधेयक संख्या 12 1874 के बंबई वंशानुगत कार्य अधिनियम में और संशोधन का विधेयक 1874 का बंबई अधिनियम 3, जबकि बंबई वंशानुगत कार्य अधिनियम में संशोधन समीचीन है। वह अब इस प्रकार होगा और जहां भी भारत सरकार अधिनियम की धारा 80 का पर महामहिम गवर्नर की पूर्व अनुमति ली गई है वह अब इस प्रकार परिपालित होगा। 1. यह अधिनियम बंबई वंशानुगत कार्य संशोधन अधिनियम 1928 कहलाएगा। 2. 1874 के बंबई अधिनियम 3 की धारा 9 में संशोधन। धारा 9 खंड 1 का वाक्यांश चाहे सेवक को मेहनताना निश्चित किया गया हो या नहीं इस प्रकार पढ़ा जाए, किसी सेवक को मेहनताना निश्चित नहीं किया गया है। 3. 1874 के बंबई अधिनियम 3 में धारा 9 का समावेश धारा 9 के पश्चात निम्नांकित जोड़ा जाए। 9 का 1 बंबई वंशानुगत कार्य अधिनियम 1874 का बंबई अधिनियम 3 के लागू होने से पूर्व यदि किसी ब्रिटिश अदालत ने आदेश नहीं दिया हो या जिलाधीश सहमत न हो तथा राजस्व खाते में स्वामित्व परिवर्तन न किया गया हो और कोई वतन या उसका अंश किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस वेतन बेगार का अत्यंत भयानक एवं निकृष्ट रूप विशेष का वतनदार न हो, ऐसी हालत में जिलाधीश उस आदेश को अवैध घोषित कर दे और आदेश दे कि वह वतन या उसका भाग या उससे प्राप्त होने वाला लाभ उसी तिथि से दिया जाएगा जब से जो वतनदार उसका अधिकारी था उस वतनदार से तदनुसार वसूली की जाए या उसे भुगतान किया जाए। 2. यदि वतन का वह भाग भूमि है तो जिलाधीश वतनदार को दिए जाने के आदेश दे। 4. 1874 के बंबई अधिनियम 3 की धारा 15 में संशोधन। धारा 15 के खंड 1 में निम्नांकित का समावेश किया जाए। यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिनिधि वतनदारों को संपूर्ण संगठन अथवा उनकी बहुसंख्या
जिन्हें अधिनियम की धारा 63 के अधीन वंशानुगत कार्य मिला हुआ है और उनके अधिकार में वतन भूमि है, तो उनको यह छूट होगी बशर्ते कि वे जिलाधीश को लिखित आवेदन दें कि अनवरत सेवा कार्य से मुक्त किया जाए, और यदि वे सर्वेक्षित मूल्यांकन के अनुसार भुगतान करने पर सहमत हों तो उन्हें उस भूमि पर काबिज रखा जाए। 5. 1874 के बंबई अधिनियम 3 की धारा 19 में संशोधन धारा 19 से निम्नांकित को निरस्त किया जाए और यह फैसला करना कि भुगतान नकदी या उपज के रूप में किया जाए। 6. 1874 के बंबई अधिनियम 3 में नई धाराओं 19 का, 19 खा, 19 गा और 19 घा का समावेश धारा 19 के पश्चात निम्नांकित का समावेश किया जाए। 19 का, जब प्रतिनिधि वतनदारों का संपूर्ण संगठन या उनकी बहुसंख्या जिन्हें वतन संपत्ति के लिए उपज लेने का अधिकार है जिलाधीश से आवेदन करें कि उन्हें इसके बदले नगद भुगतान की व्यवस्था की जाए, तो जिलाधीश उसे सापेक्ष नगद भुगतान में बदलेगा। 19 खा, जब उपज के भुगतान को सापेक्ष नकदी में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रतिनिधि वतनदारों का संपूर्ण संगठन या उनकी बहुसंख्या जिलाधीश से आवेदन कर सकती है कि उनसे वसूली कराई जाए जिन पर यह बनती है। जिलाधीश उनसे भू राजस्व के साथ और उसी के भाग के रूप में नकदी वसूल करे और पात्र वतनदारों को सरकारी खजाने से भुगतान करे। 19 गा, जिन मामलों में यह पाया जाए कि सेवा का मेहनताना सरकार और किसान दोनों को संयुक्त रूप से उपज के रूप में देना है, यदि उनसे प्रभावित प्रतिनिधि वतनदारों का संपूर्ण संगठन अथवा उनकी बहुसंख्या जिनके उपज के भुगतान को नकदी में बदल दिया गया है, वे जिलाधीश से आवेदन कर सकते हैं कि वह यह निश्चित करें कि सरकार और किसान किस अनुपात में भुगतान करें। जिलाधीश इस संबंध में फैसला देगा और वह अंतिम होगा। 19 घा, प्रतिनिधि वतनदारों का संपूर्ण संगठन या उनकी बहुसंख्या को जिन्होंने धारा 19 गा में वर्णित निर्णय का अनुरोध किया है, यह छूट होगी कि यदि वे जिलाधीश को अपने फैसले पर लिखकर आवेदन देते हैं तो वे किसानों की सेवा से इनकार कर सकते हैं। यदि यह छूट लागू होती है तो यह छूट पाने वाले वतनदार उपकर के उस अंश के अधिकारी नहीं होंगे जो उन्हें किसानों से मिलता है। 7. 1874 के बंबई अधिनियम 3 की धारा 21 में संशोधन धारा 21 में वर्णित इस अवधि के स्थान पर निम्नांकित वाक्यांश पढ़ा जाए। अधिकतम 10 वर्ष की अवधि। 8. 1874 के बंबई अधिनियम 3 की धारा 83 में संशोधन धारा 83 के स्थान पर यह धारा समाविष्ट की जाए। 83. धारा अधिनियम बन जाने पर धारा 18 की व्यवस्था को छोड़कर सरकार नियम बनाए जिसमें किसी वंशानुगत कार्य के दायित्वों का वर्णन हो। यदि इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं तो वे उस समय तक लागू नहीं होंगे जब तक कि बंबई विधान परिषद के अगले अधिवेशन के पूर्व उनका प्रकाशन बंबई राजकीय गजट में नहीं हो जाता है और उनको उपरोक्त परिषद के अगले अधिवेशन में प्रस्तुत संकल्प के द्वारा निरस्त किया जा सकता है अथवा संशोधित किया जा सकता है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण। विधेयक के उद्देश्य हैं: 1.
कार्यरत वेतनदारों के लिए बेहतर पारिश्रमिक की व्यवस्था करना। 2. क्षुद्र वंशानुगत ग्राम सेवकों के वेतन के रूपांतरण की अनुमति प्रदान करना। 3. बेलूते को नकदी में बदलना। 4. क्षुद्र वेतन धारक को किसानों की सेवा के दायित्व से मुक्त कराने की अनुमति देना। 5. कार्यरत वेतनदारों के दायित्व निर्धारित करना। हस्ताक्षर भीमराव अंबेडकर, जीएस राज्याध्यक्ष, बंबई के गवर्नर की विधान परिषद में कार्यवाहक सचिव, बंबई 13 अप्रैल 1928।